पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट कशिश से मिलने के बाद शेखर जी के वार्ड में जाता है क्योंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में थे। सम्राट और अमृत शेखर जी के वार्ड में थे, उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका था और जाने की तैयारियां चल रही थी। सम्राट शेखर जी की तरफ देखते हुए बोला, कल शोभित की सगाई है, आप सबको आना है। जिस पर सुधांशु ने कहा, जीजे आप देख रहे हैं पापा की तबीयत खराब है, फिर भी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। जिस पर सम्राट कहता है, साले अगर मैंने इनवाइट नहीं किया तो बाद में तुम मुझे ही बुरा कहोगे, इसलिए सोचा कर दूं और तुम्हारा आना और ना आना तुम्हारे ऊपर है। सम्राट की बात पर सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, आपके घर का फंक्शन भी आपकी तरह ही बोरिंग होगा। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो तुम क्या बहुत हंसमुख और फनी किस्म के इंसान हो? बिल्कुल नहीं। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, तो क्या आपकी जुबान से शहद नहीं झरते हैं जब आप बोलते हो? अमृत उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, अरे बस करो यार, जीजा साले हो, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करते हो तुम दोनों। नीरू सम्राट के पास आकर बोली, हमें माफ करना बेटा, इनकी तबीयत खराब है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन सुधांशु जरूर आएगा। सम्राट एक नज़र सुधांशु पर डालकर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब रात हो रही है, चलिए हम आपको अवस्थी हाउस छोड़ देते हैं। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, जरूरत नहीं है, मैंने कैब बुक कर ली है। सम्राट भोली सूरत बनाकर शेखर जी की तरफ देखते हुए बोला, पापा अगर मैं आपके घर छोड़ देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? शेखर जी सम्राट की बात पर बोले, नहीं बेटा, हमें भला क्यों दिक्कत होगी, आप तो हमारे बेटे हो, आप जब चाहे तब हमारे घर आ सकते हो। सम्राट खुश होकर बोला, तो चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं और फिर हमें भी तो घर के लिए निकलना है। इतना कहकर सम्राट और नीरू शेखर जी को सहारा देकर वार्ड से बाहर ले आते हैं और लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। सुधांशु बाकी का सामान हाथ में पकड़े अमृत के साथ पीछे आते हुए बोला, आपके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है? अमृत अपने कंधे उचकाते हुए सुधांशु से बोला, अगर मुझे पता होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद उसकी जगह मैं होता। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, ओबरॉय परिवार में सभी के दिमाग के पेंच अलग अलग नट से कसे हुए हैं। अमृत सुधांशु के सामने खड़ा होकर बोला, मेरा तुमसे कुछ कहना था सुधांशु। सुधांशु कंफ्यूज भरी नजरों से अमृत को देखते हुए बोला, जी कहिए। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, काव्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। हाँ, मुझे पता है कि ना चाहकर भी तुम दोनों का आमना सामना होता रहेगा, क्योंकि तुम्हारी बहन हमारे घर की बहू है और काव्या उस घर की बेटी, लेकिन उस फासले को कैसे बना कर रखना है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुधांशु अमृत की बात पर बोला, आप मुझे ये एडवाइस क्यों दे रहे हैं? अमृत हल्का मुस्कुराकर बोला, क्योंकि लड़के ज्यादा समझदार होते हैं इस मामले में, लड़कियां थोड़ी भावनाओं में बहकर बेवकूफी कर बैठती है। सुधांशु अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, काव्या ओबरॉय ऐसी नहीं है। अमृत सुधांशु को देखते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानते हो काव्या को। सुधांशु अमृत की बात पर मुस्कुराकर बोला, ऐसे रिश्ते देखे हैं, 2.5 साल तक रिश्ते में रहने के बावजूद एक दूसरे को छुआ भी ना हो। अमृत अपना सिर हिलाकर बोला, मैं बेवकूफ था ना, मैं भी 2 साल तक रिश्ते में था, मैंने भी किसी को नहीं छुआ। सुधांशु अपना सिर हिला देता है और दोनों लिफ्ट में चढ़कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस बात से बेखबर कि कोई पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। शौर्य, जिसकी हाथों में कॉफी थी, अमृत और सुधांशु की बात को सुन चुका था। शौर्य उन दोनों को जाता हुआ देखकर खुद से बोला, काव्या भाभी और सुधांशु के रिश्ते थे, वाह, और नित्या काव्या भाभी के एक्स के प्यार में पड़ी है। इतना कहते हुए शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने दुनिया जहां के हीरे जवाहरात जीत लिए हो। शौर्य कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कशिश के वार्ड की तरफ चला जाता है। शौर्य जब वहां पहुंचता है तो देखता है काव्या और नित्या कशिश के साथ बैठी हुई थी। इंद्र और रागिनी आराम करने के लिए घर जा चुके थे। शौर्य काव्या को एक नज़र देखकर कॉफी टेबल पर रखते हुए काव्या से बोला, आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कैसे चल रही है भाभी? काव्या शौर्य की बात पर मुस्कुराकर बोली, सब बिल्कुल सही चल रहा है। कशिश, जो कि अपने आईपैड में काम करते हुए बीच बीच में काव्या और नित्या को देख रहा था, शौर्य को घूरने लगता है। शौर्य नित्या और काव्या के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए फिर से बोला, भाभी आपने अपनी ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से किया है ना? काव्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, यूनिवर्सिटी काफी अच्छा था। शौर्य काव्या की बात पर बोला, यूनिवर्सिटी, लेक्चर, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड कितने अच्छे लगते हैं ना कॉलेज टाइम पर, ये सब। नित्या शौर्य की बात पर बोली, इडियट, भाभी का सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर भाई के साथ उनकी शादी हो गई और तुझे लगता है कि भाभी का कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा? तू मरना चाहता है क्या?
शौर्य काव्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझसे क्या पूछ रही है, भाभी से ही पूछ ले, उनका कोई बॉयफ्रेंड था या कोई आशिक जो उन्हें दीवानों की तरह चाहता था, इस बारे में। काव्या के माथे पर ठंडे पसीने आने लगते हैं। नित्या शौर्य की बातों को सुनते हुए काव्या की तरफ देखकर बोली, भाभी, मुझे भी अब क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या आपका बॉयफ्रेंड था कॉलेज टाइम पर? कशिश उन लोगों के बीच में आकर नित्या से बोला, रात काफी हो गई है नित्या, घर जाओ और अपनी भाभी को भी ले जाओ। नित्या कशिश की बात पर बोली, लेकिन भाई आप अकेले। कशिश बीच में बोला, मैं रह लूंगा, तुम जाओ। काव्या कशिश और शौर्य से बोली, चलिए। काव्या की बात सुनकर दोनों अपना सिर हिलाते हैं और वार्ड से बाहर काव्या के साथ साथ चले आते हैं। कशिश काव्या को जाता हुआ देखकर मन में बोला, कैसी बेवकूफ औरत है, पति यहाँ पर अकेले पड़ा हुआ है और मुझे छोड़कर जा रही है। इतना सोचते हुए कशिश आईपैड में पबजी खेलने लगता है और दुश्मनों को ऐसे मरने लगता है जैसे वो काव्या को मार रहा हो। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। कशिश कंफ्यूजन में उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, शायद आप गलत वार्ड में आ गई। वो लड़की कशिश की ड्रीप और मॉनिटर को चेक करते हुए बोली, मैं बिल्कुल सही वार्ड में आई हूँ सर, मैं अपना रूटीन चेकअप पूरा करने आई हूँ। कशिश उसकी बात पर सरप्राइज होते हुए बोला, आप डॉक्टर हो? वो लड़की मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैंने ही आपका ट्रीटमेंट किया है। कशिश आगे और कुछ नहीं कहता, जिस पर वो लड़की कहती है, आपकी हालत बिल्कुल ठीक है, आप कल डिस्चार्ज हो सकते हैं और आपको मेडिसिन लेकर अभी सो जाना चाहिए, आपने दिन किया। कशिश उसकी बात पर मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मेरे घर वाले मुझे छोड़कर चले गए, आप मुझे खिला दो ना कुछ। कशिश की बात पर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सिया, मेरा नाम सिया है। कशिश थोड़ा फ्लटी आवाज में बोला, बिल्कुल आपकी तरह, आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है डॉक्टर साहिबा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, आप भी बहुत हैंडसम हो, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। कशिश सिया की बात पर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम कशिश मित्तल है। सिया आकर कशिश के प्लस और बीपी चेक करते हुए बोली, बीपी नॉर्मल है और पल्स भी अपने हिसाब से चल रही है, बस आपको डिनर करके रात का मेडिसिन लेकर सो जाना है, मैं अभी आपके लिए कुछ हेल्दी सा ऑर्डर कर देती हूँ। कशिश सिया की बात पर बोला, मेरे घर वाले मुझे छोड़कर चले गए, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। सिया कशिश की बात पर थोड़ा अफसोस करते हुए बोली, मुझे पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। काव्या अपने हाथ में खाने का ट्रे लिए अंदर आते हुए बोली, जरूरत नहीं है सिया बजाज, मेरे पति पर डोरे डालना बंद करो और निकले इस वार्ड से। सिया काव्या की आवाज पर पलटकर उसे देखते हुए बोली, काव्या आफ्टर लॉन्ग टाइम। काव्या सिया की बात पर हाथ में पकड़ा खाने का ट्रे कॉफी टेबल पर रखकर बोली, बिल्कुल सही, बहुत समय बाद, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी भी नहीं सुधरी। सिया मुस्कुराते हुए बोली, यार, आदतें तो ऐसी चीज होती है ना जिसे सुधारने की जरूरत नहीं होती, वैसे मुझसे गुस्सा क्यों हो रही है? काव्या सिया के पास आकर उसे कशिश के बेड से दूर करते हुए बोली, क्योंकि तू मेरे पति से चिपक रही है। सिया काव्या की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कहा? कशिश मित्तल तुम्हारे हस्बैंड है, मजाक मत कर। काव्या सिया को घूरते हुए बोली, जाकर अपने किसी और पेशेंट को चेक कर, मैं यहाँ पर हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मैं उन्हें खाना खिलाकर दवाई भी खिलाकर सुला दूंगी, चल निकल तो यहाँ से। सिया काव्या की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तू अभी भी वैसी ही है, गुस्सा और घमंडी। काव्या सिया को घूर कर देखती है तो सिया कशिश को गुड नाइट कहते हुए वार्ड से बाहर चली जाती है। सिया के जाने के बाद काव्या पलटकर कशिश की तरफ देखती है, जो कि कंफ्यूजन में काव्या को देख रहा था। काव्या बाउल में खिचड़ी लाकर कशिश के सामने रख स्टूल पर बैठते हुए बोली, डिनर कर लीजिए। कशिश तिरछी नजर से बाउल की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं खाना खिचड़ी। काव्या कशिश को बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोली, अभी उस चुड़ैल के हाथ से कुछ भी खाने के लिए रेडी थे और मेरे हाथ से खिचड़ी खाने में भी आपको मौत आ रही है, छिछोरे कहीं के। कशिश काव्या की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तुम सभी मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तुम वापस क्यों आए? और मैं बोर हो रहा था इसीलिए सोचा। काव्या कशिश की बात को पूरा करते हुए बोली, किसी पर मुंह मार लूं? कशिश काव्या को घूर कर बोला, मैं किसी पर मुंह नहीं मार रहा था। काव्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, अच्छा, तो अभी जो कह रहे थे उसे फ्लर्ट करना कहते हैं, ठीक कहा ना? कशिश आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर काव्या कहती है, आपको मेडिसिन खाना है, चुपचाप खिचड़ी खा लीजिए। कशिश तिरछी नजर से काव्या को देखते हुए बोला, मेरा क्या फायदा होगा? काव्या कशिश को घूरते हुए बोली, फायदा तो मेरा भी नहीं आपकी देखभाल करने में, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूं ना, तो चुपचाप अपना दिन कीजिए और दवाई खाकर सो जाए।
कशिश काव्या के हाथ से बाउल लेकर चुपचाप खिचड़ी खाने लगता है। काव्या कशिश की तरफ एक नज़र देखने के बाद अपना सिर हिला देती है और पूरा खिचड़ी खाने के बाद कशिश मेडिसिन भी खा लेता है। काव्या कशिश को बिस्तर पर सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, आंखें बंद कीजिए और सो जाए, टकटकी लगाकर देखने की जरूरत नहीं है। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, खुद को अप्सरा मेनका समझती हो क्या? काव्या कशिश की बात का कोई जवाब दिए बगैर जाकर काउच पर बैठ जाती है। कशिश एक नज़र काव्या को देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह ओबरॉय विला में जोरों शोरों से सगाई की तैयारियां चल रही थी। फंक्शन शाम को था, लेकिन अभी भी कुछ मेहमान आ चुके थे। एक करीब 60 साल का आदमी अंदर आता है और उनके साथ 55 साल की औरत थी। रचना की नज़र जब उन दोनों पर जाती है तब वो मुस्कुराते हुए उस आदमी को गले लगाकर कहती है, भैया, काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मिल गया आपको छुटकारा अपनी बिजनेस से। वो आदमी रचना से दूर होते हुए बोला, आना तो बनता ही था मेरी प्यारी बहन, अब मेरे बड़े भांजे की सगाई जो है। रचना औरत के गले लगाते हुए बोली, अंदर लिए ना भाभी। दोनों रचना की बात पर अंदर आते हैं। पीताम्बर आते हुए उस आदमी को गले लगाकर बोले, अनमोल नहीं आया? भानु भारद्वाज पीताम्बर की बात पर बोले, आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यहीं पर रहता है। रचना भानु की बात पर बोली, क्या? अनमोल मुंबई में है, लेकिन वो तो हमसे मिलने नहीं आया। निर्मला, जो कि रचना की भाभी थी, रचना की बात पर बोली, प्रोफेसर है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, शायद काम के चक्कर में नहीं आ पा रहा था, लेकिन आया है, गाड़ी पार्क कर रहा है। रचना निर्मला की बात पर अपना सिर हिला रिया की तरफ देखते हुए बोली, रिया बेटा, मेहमानों को चाय नाश्ता दो। रिया, जो कि सोना और वैशाली के साथ उनका हाथ बटा रही थी, रचना की बात पर कॉफी और पानी लाकर भानुजी और निर्मला को देती है। रचना भानु और निर्मला से रिया को मिलाते हुए बोली, भैया भाभी, ये रिया है, रिया लूथरा साहब की बेटी। भानु जी रिया को एक नज़र देखकर बोले, अच्छी है। रचना रिया की तरफ देखते हुए बोली, रिया मेरा भतीजा आ रहा है, उसे भी पानी दे देना, मुझे भैया और भाभी से कुछ बात करनी है। रिया रचना की बात पर मुस्कुराकर बोली, ओके आंटी। इतना कहकर रिया किचन की तरफ चली जाती है। इधर वैशाली भानु जी को देखते हुए सोना से धीरे से बोली, अब हमको समझ आया का कि सासू इतनी कड़वी काहे है, उसका भाई तो शक्ल से ही एक नंबर का मोगेम्बो लगता है। सोना वैशाली की बात पर बोली, तुम चुप रहो, वरना चाची ने सुन लिया ना तो तुम्हें मिस्टर इंडिया कर देगी। वैशाली एटीट्यूड से बोली, अरे हमरा पति है ना, वो हमको कहीं नहीं जाने देगा और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विप्लव आकर एक रसगुल्ला अपने मुंह में भरते हुए वैशाली से बोला, मोटी कहाँ है? विप्लव की बात पर रिया पीछे से उसके सिर पर मारते हुए बोली, यहाँ पर हूँ वापी के बच्चे, लंगूर कहीं का, आते ही हिप्पोपोटामस की तरह एक रसगुल्ला मुंह में भर लिया, कामकाज का है नहीं। विप्लव रिया की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, अरे हम लड़के वाले की तरफ से हैं, हमारी इज्जत करो, तुम तो मुझे मार रही हो। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ, तुम लड़की वाले की तरफ से हो, तुम बनी की तरफ से हो, समझे? विप्लव रिया को लालच देते हुए बोला, अरे पागल, शादी के वक्त जब भाई के जूता चुराने वाली रस्म होगी तब हम दोनों डांस करेंगे ना, मैं सलमान खान बन जाऊंगा और तुम माधुरी दीक्षित बन जाना, कितना मजा आएगा ना। रिया विप्लव के सिर पर मारकर बोली, तुम्हारे ना दिमाग का एंटीना सच में कहीं और फिक्स हो गया है, तुम हमेशा माधुरी दीक्षित के पीछे क्यों पड़े रहते हो? विप्लव आशिकाना अंदाज में बोला, हमारी तो जान प्राण सभी में सिर्फ मधु बसी हुई है। वैशाली विप्लव की बात पर बोली, तो अपनी बीवी को कहां पर बसा कर रखोगे, सिर पर? विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने जान और प्राण कहा, दिल में मेरी बीवी रहेगी ना, पूरा दिल उसका रहेगा भर भर के। विराट आते हुए रिया से बोला, रिया मेरा ब्लेजर अभी तक नहीं आया, क्या हम दोनों शॉप पर चल सकते हैं? रिया विराट की बात पर बोली, आई एम सॉरी विराट, आंटी ने अपने भतीजे की खातिरदारी के लिए मुझे रखा है और पता नहीं वो निकम्मा कहाँ रह गया, मेरा तो मन कर रहा है कॉफी में अच्छा सा मिर्ची डालकर उसकी खातिरदारी करूं, जनाब को पर्सनल बेटर चाहिए। विप्लव रिया की बात पर बोला, अरे यार मैं भी आज तक कभी उन्हें नहीं देखा, सुना है कि 20 साल के थे जब वो आर्मी में चले गए थे, क्योंकि मेरे मामा जी भी वही थे ना, फिर उन्होंने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, फिर आगे कुछ पता ही नहीं है। रिया विप्लव की बात पर बोली, इसका मतलब वो आर्मी आदमी है, बाप रे, उसे कुछ कहने से पहले एक बार सोचना होगा, वरना कहीं उठाकर बाहर फेंक दिया तो। विप्लव रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी, तुम मेरे घर में हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें मेरे होते हुए उठाकर बाहर फेंक दे, तुम्हें फेंकने का हक सिर्फ मुझे है।
निर्जला किचन में आकर रिया से बोली, रिया बाहर। रिया कॉफी का ट्रे उठाते हुए बोली, हाँ आंटी, मुझे पता है, आंटी ने मुझे कहा था कि उनके भतीजे आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी करनी है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रिया किचन से बाहर चली जाती है। सोना विराट की तरफ देखते हुए बोली, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। विराट सोना की बात पर अपना सिर हिलाता है और दोनों विराट के कमरे की तरफ चले जाते हैं। विप्लव वैशाली के साथ बैठकर मजे के साथ रसगुल्ले खाने लगता है। वैशाली एक दो रसगुल्ले खाकर बोली, हम ज्यादा नहीं खाएंगे वरना हमको डायबिटीज हो जाएगा। विप्लव एक बाउल में 15-20 रसगुल्ला रखते हुए बोला, मैं बनी के साथ जा रहा हूं खाने के लिए। इतना कहकर विप्लव किचन से निकलकर अदिति के कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर रिया किचन से बाहर आती है तो अनमोल अपनी पीठ उसकी तरफ करके सोफे पर बैठा हुआ था और फोन में कुछ देख रहा था। रिया बिना अनमोल पर ज्यादा ध्यान दिए कॉफी का ट्रे लाकर उसके सामने रखते हुए बोली, आपकी को। ये कहते हुए रिया की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और वो हैरानी से अनमोल की तरफ देखने लगती है। वही अनमोल रिया के एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए ट्रे से कॉफी लेकर पीने लगता है, जैसे उसे रिया के वहां होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनमोल को जब एहसास होता है कि रिया वहीं पर खड़ी हुई है, अपनी नजरें उठाकर रिया को देखते हुए कहता है, क्या मेरे साथ बैठकर कॉफी पीने का इरादा है? रिया अनमोल की आवाज सुन होश में आती है और जल्दी से कहती है, नहीं तो मैं तो बस कॉफी। अनमोल रिया की बात को बीच में काटकर बोला, समझ आ गया, जाओ यहां से। रिया अनमोल की बात सुन मुंह बनाते हुए किचन की तरफ चली जाती है। अनमोल चुपचाप अपना कॉफी पीने लगता है कि सम्राट और शोभित वहां पर आ जाते हैं। शोभित अनमोल को देखकर खुश होते हुए बोला, ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अनमोल खड़ा होकर शोभित की तरफ हाथ बढ़ाता है तो शोभित जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, भाइयों से गले लगा करते हैं। अनमोल शोभित की बात पर कुछ नहीं कहता। सम्राट अनमोल से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो। अनमोल सम्राट से हाथ मिलाकर बोला, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द वेडिंग मिस्टर ओबेरॉय। सम्राट अनमोल की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोला, मेरी शादी को 5 महीने से ज्यादा हो गए। अनमोल अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन जब लोग पहली बार मिलते हैं तो बधाई तो देते हैं ना, चाहे शादी को 3 साल क्यों ना हो जाए। सम्राट अनमोल की बात सुन अपना सिर हिला देता है तो शोभित अनमोल की तरफ देखते हुए कहता है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अनमोल शोभित की बात पर बोला, मैंने अभी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा, जब इस बारे में सोच लूंगा तब शादी करने का डिसीजन भी ले लूंगा। सम्राट अनमोल की बात पर बोला, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब कोई परफेक्ट लड़की लाइफ में आ जाती है ना, तब ये सारी होशियारी हाथ में धरे के धरे रह जाती है। अनमोल सम्राट की बात पर बोला, तो अपनी मिसेज परफेक्ट से मिलवाना नहीं चाहोगे? सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, क्यों नहीं। इतना कहते हुए सम्राट इधर उधर सोना को देखने लगता है। सोना कहीं नजर नहीं आती, जिस पर सम्राट अनमोल को एक्सक्यूज मी कहकर सोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सम्राट सोना को पूरे घर में ढूंढ चुका था, लेकिन उसे सोना कहीं मिल ही नहीं रही थी, इसलिए सम्राट सीधा विराट के कमरे में आता है। सम्राट जब विराट के कमरे में आता है तो देखता है सोना बिस्तर पर बैठी हुई थी और विराट मिरर के सामने खड़ा उसे ब्लेजर पहनकर दिखा रहा था। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर सोना और विराट पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। विराट सम्राट को देख खुद को दिखाते हुए कहता है, ब्रो, बताओ ना कैसा लग रहा हूं मैं। सम्राट सोना के पास जाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सोना सम्राट की बात पर बोली, आई एम सॉरी, मैं विराट भाई के साथ उनकी मदद करने आई थी। विराट इस तरीके से खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर चिढ़कर बोला, ब्रो, अगर मैं भाभी को कुछ वक्त के लिए ले आया तो क्या बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया? आप बिल्ली की तरह पीछे पीछे आ गए सुनते हुए। सम्राट विराट को घूर कर बोला, जुबान पर लगा दो और चाहे कुछ भी पहन लो, सगाई तुम्हारी नहीं है। विराट मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, सगाई मेरी नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने भाई की सगाई में ठीक से तैयार नहीं हो सकता। सोना सम्राट के हाथ को पकड़कर विराट से बोली, भैया ये ब्लेजर बहुत अच्छा लग रहा है, आप शाम को इसी को पार्टी में पहनिएगा। विराट सोना की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, ओके भाभी। सम्राट एक नजर विराट को घूरने के बाद सोना को अपने साथ खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाता है। अदिति का कमरा। अदिति और विप्लव मजे के साथ रसगुल्ले खा रहे थे। उन दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं था। तभी वहां पर रिया आ जाती है। विप्लव रिया के चेहरे को देखते हुए बोला, तुझे क्या हुआ मोटी, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? रिया विप्लव की बात पर बोली, तू सिर्फ 12 की बात कर रहा है, 13 भी बजेंगे।
विप्लव एक रसगुल्ला मुंह में डालकर इशारा करते हुए बोला, क्यों? रिया मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तुझे हमारा प्रोफेसर याद है? विप्लव रसगुल्ला निगलकर कंफ्यूज होते हुए बोला, यार एक ही सब्जेक्ट के इतने सारे प्रोफेसर हैं, कितनों को याद करूं? तू बता इसके बारे में बोल रही है, और एक बात बता, फंक्शन टाइम पर तू उन बोरिंग लेक्चरर को क्यों याद कर रही है? रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, अनमोल भारद्वाज तुझे पता है कौन है? विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, अकड़ू जिद्दी घमंडी प्रोफेसर है, जो खुद को कहीं का राजा समझता है। फिर उसने कुछ किया क्या तेरे साथ? रिया जाकर विप्लव के सिर पर मारते हुए बोली, डफर, वही तेरे मॉम के भाई का बेटा है, मतलब तेरे मामा जी का बेटा है। विप्लव रिया को ऐसे देखने लगता है जैसे उसके सर पर किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया हो। अदिति जो कि उन दोनों को देख रही थी, अपनी जुबान का सटर खोलते हुए बोली, आप दोनों इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? प्रोफेसर ही तो है, रिश्तेदार हो गया तो क्या हो गया? विप्लव अदिति को देखते हुए बोला, बनी वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, यमराज का रिश्तेदार है। मेरी मॉम मेरा गला काट देगी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने कॉलेज में उनके भाई के बेटे को धमकी दी थी। रिया विप्लव की बात पर रोने जैसा चेहरा बनाकर बोली, शाम की फंक्शन में मेरे घर वाले आने वाले हैं, अगर कॉलेज में हुए मेरे और अनमोल के किस के बारे में उन्हें पता चल गया तो कहीं वो लोग लगे हाथ मेरी भी सगाई ना करवा दे। रिया की बात सुनकर विप्लव अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए बोला, एक मिनट, धोखेबाज, झूठी, मक्कार औरत, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उस प्रोफेसर के साथ चक्कर चला रही हो? रिया विप्लव के बाल को पकड़कर बोली, चुप कर गधे, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है, मैं भला उस बुढ़े के साथ चक्कर क्यों चलाऊंगी? विप्लव रिया के हाथ पर मारते हुए बोला, छोड़ मेरे बाल को, छोड़ मोटी। रिया अपने हाथ को मलते हुए विप्लव के बाल को छोड़ देती है और कुछ सोचने लगती है। विप्लव रिया को देखते हुए कहता है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों ने किस किया है? रिया तिरछी नजर से विप्लव को देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता था कि तू पूरे घर में ढिंढोरा पीटकर बता देगा और कहीं हम दोनों की शादी ना करवा दे, इसलिए मैंने नहीं बताया। विप्लव खुश होकर ताली बजाते हुए बोला, वाह, कितनी अच्छी बात है, मतलब कि तू मेरे मामा जी की बहू बनेगी। रिया विप्लव के पीठ पर ढोलक बजाते हुए बोली, गधे, दिमाग से पैदल, मैंने क्या कहा तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है उस खड़ूस अंकल में, जब देखो पता नहीं क्या सोचता रहता है, पागल आदमी, कहीं किसी दिन मुझे ही फांसी पर ना लटका दे। विप्लव रिया के हाथ को झटक कर बोला, मुझे भी अब टेंशन हो रही है, मैं तो नीचे ही नहीं जाऊंगा। अदिति विप्लव की बात पर नाराज होते हुए बोली, मेरी सगाई है वापी और तुम नहीं जाओगे बोल रहे हो? मैं सगाई नहीं करूंगी अगर तुम ऐसा करोगे तो। विप्लव अदिति की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन बनी अगर मैं नीचे गया तो फ्री फायर के दुश्मन की तरह सभी लोग मुझे टारगेट करेंगे। अदिति विप्लव की बात पर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सेफ्टी आर्मर की तरह प्रोटेक्ट करूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वहां की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहूंगी। रिया अदिति का साथ देते हुए विप्लव से बोली, बनी बिल्कुल सही कह रही है, और पूरे क्लास को तूने ही तो इनवाइट किया है ना, तेरे भाई की सगाई है, सभी लोग आएंगे और तेरी चश्मिश भी तो आएगी। विप्लव रिया की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, मेरी चश्मिश भी आएगी, तो मुझे वहां पर होना जरूरी है। अदिति कुछ देर चुप रहकर बोली, वापी मैंने ना अपने क्लासमेट को भी इनवाइट किया है, मैंने ठीक किया ना? विप्लव अदिति की बात पर उसके सर को थपथपाकर बोला, कोई बात नहीं बनी, जैसे मैंने अपने क्लासमेट को इनवाइट किया है वैसे ही तुम भी कर सकती हो, आफ्टर ऑल तुम्हारी ही सगाई है, मेरी तो है नहीं। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, बॉबी भी आएगी, तुम उसके साथ झगड़ा मत होना प्लीज। विप्लव अदिति को बुरी तरीके से घूरने लगता है, जिस पर अदिति विप्लव के बाह को पोक करते हुए कहती है, प्लीज ना, गुस्सा मत हो, मैंने सीनियर से बात की थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लासमेट को इनवाइट कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने करा। विप्लव कुछ सोचकर बोला, और तुमने उस गंदी लड़की के भाई को भी इनवाइट किया है? अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अगर बहन को करती भाई को नहीं करती तो कुणाल को बुरा लगता ना, इसलिए उसे भी करना पड़ा। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अपने औजार लेकर तैयार रहना है, क्योंकि आज मुझे तृतीय विश्वयुद्ध के लिए ऐलान करना है, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। इतना कहकर विप्लव बिना किसी की बात सुने वहां से तुरंत अपने कमरे के लिए निकल जाता है। अदिति जाते हुए विप्लव को एक नजर देखने के बाद रिया की तरफ देखते हुए बोली, दीदी मेरा आपसे एक सवाल था। रिया मिरर के सामने खड़ी हो अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ बनी बोलो। अदिति रसगुल्ले को थोड़ा थोड़ा खाते हुए बोली, किस करने में मजा आता है क्या? रिया पलटकर अदिति को देखते हुए बोली, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, शोभित भाई, और तुमने किस तो किया होगा ना?
अदिति अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर किस किया था, बाकी कहीं पर किस नहीं किया। ये कहते हुए अदिति अपने नेक की तरफ इशारा करती है। रिया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता यार, कैसा लगता है किस करके, मेरे ख्याल से वापी को पता होगा। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बॉबी और उसने अच्छा सा किस किया था, लेकिन वापी तो चला गया, हमें कौन बताएगा। रिया को सोचकर बोली, बनी सगाई के बाद तुम ब्रो को किस कर लेना, अच्छा आइडिया है ना, फिर तुम्हें पता भी चल जाएगा। अदिति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, नहीं नहीं, मैं सुहागरात के लिए बचा कर रखी है अपनी किस, मैं क्यों दूं किसी को, मैं नहीं दूंगी। रिया अदिति के सिर पर मारकर बोली, इडियट, शोभित भाई ही तुम्हारे हस्बैंड होंगे ना, और उनके साथ ही तुम्हारी सुहागरात होगी, तो तुम उन्हें किस कर सकती हो शादी से पहले भी। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैंने नोवेल में पढ़ा है लड़कों को लड़कियों से दिलचस्पी खत्म हो जाती है, मैं नहीं करूंगी किस। रिया गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ, सो जाना क्योंकि रात का फंक्शन काफी देर तक चलेगा। अदिति रिया की बात पर अपना सिर हिलाती है और बाउल की तरफ देखती है, जो कि पूरी तरीके से खाली हो गया था। अदिति दांत दिखाते हुए रिया को बाउल पकड़ा देती है, तो रिया मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अब आगे देखिए क्या होने वाला है शोभित अदिति की सगाई में। क्या अनमोल रिया के बीच प्यार मुमकिन है? साथ ही इस कहानी में आपकी सबसे फेवरेट कपल कौन सी है बताइए। साथ ही आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए।